प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग या जिसे राष्ट्रीय चेतना का युग भी कहा जाता है, उससे संबंधित यह वीडियो लेकर के आया हूँ। आपको मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है, भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा गया, जो कि 1857 से 1900 तक माना जाता है। द्विवेदी युग मेरे इस वीडियो में बताया गया है कि वह 1893 से 1918 तक रहा, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी मोटे तौर पर इसे 1900 से 1918 तक मानते हैं। इसके बाद छायावादी युग प्रारंभ होता है, जो कि 1918 से 1936 तक रहा, और फिर इसके बाद प्रगतिवाद प्रारंभ होता है, जो कि 1936 से 1943 तक रहा। इसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता व नव गीत युग प्रारंभ होता है, जो कि 1943 के बाद लगातार चलता रहा। भारतेंदु युग से लेकर के छायावाद तक के काल को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नई धारा का प्रथम उत्थान काल भी कहा, द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान काल कहा, और छायावाद को नई धारा का तृतीय उत्थान काल कहा। आज मैं आपसे द्विवेदी युग के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। द्विवेदी युग को राष्ट्रीय चेतना का युग भी कहा गया। इस काल के प्रमुख कवियों में श्रीधर पाठक थे, पंडित नाथूराम शर्मा थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। अपने निबंधों के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी विख्यात थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको ख्याति मिली प्रिय प्रवास के कारण। राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथवत जैसे काव्य लिखे। राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, लाला भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण रचनाकार थे। द्विवेदी युग किन कारणों से महत्व रखता है, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां क्या थीं, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या थीं, इनकी हम चर्चा करें। द्विवेदी युग खास तौर से अपने सांस्कृतिक गौरव व राष्ट्रीय चेतना के लिए विख्यात है। इस समय भारत की राजनीति में एक महान परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न निरंतर तेज होते हैं और वह जन जागरण का विषय बन जाता है। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय जागृति चेतना क्रियात्मक रूप धारण करने लगी थी। उसका व्यापक स्वरूप हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। जब श्रीधर पाठक, जो कि द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, वो लिखते हैं, जय जय प्यारा भारत देश, या मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।
तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि द्विवेदी युग के कवि किस तरीके का काव्य लेखन चाहते थे। जहाँ तक सांस्कृतिक गौरव की बात है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आत्मगौरव का भाव द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। वह प्रिय प्रवास हो, उसमें राधा को चित्रित किया गया है। साकेत में उर्मिला का चरित्र, सीता व कैकेयी का चरित्र, पंचवटी में लक्ष्मण व सीता, जयद्रथवत में श्री कृष्ण का चरित्र काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि देश के सांस्कृतिक गौरव को लोग समझ सकें। लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास वृत्तों और देश की राजनीतिक घटनाओं में इन कवियों ने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया। इन आख्यानों, वृत्तों और घटनाओं के चयन में उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर देखने को मिलता है। द्विवेदी युग की दूसरी प्रमुख विशेषता थी लोक मानव की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग में, इसके पहले के युग में अपन देखते हैं तो भारतेंद्र युग में ईश्वर, देवदूत, राजाओं, सामंतों, योद्धाओं तथा विशिष्ट नायिकाओं का ही प्रशस्ति गान किया गया, चाहे वो भारतेंद्र युग हो चाहे वो रीति युग हो। यहाँ तक कि अनेक अर्थों में सामाजिक जीवन से जुड़े भारतेंदुकालीन काव्य में समाज और राष्ट्रोद्धार के लिए व्याकुल स्वरों में कृष्ण या दूसरे नायकों की पुकार की गई थी। किंतु द्विवेदी युग में यह गौरव समाज के जन सामान्य को मिला। मैथिली शरण गुप्त की कविता किसान देखिए, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ कविता देखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की कृषक क्रंदन देखिए। ये कुछ एक ऐसी रचनाएं हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि द्विवेदी युग के कवि लोक मानव की प्रतिष्ठा में लगे हुए थे। द्विवेदी युग की अगली विशेषता है नारी गरिमा की प्रतिस्थापना, पुनर्स्थापना। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव एवं जन जागृति के कारण समाज में बौद्धिक जागरण हुआ और हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा और नारियों से जुड़ी हुई अनेक कुप्रथाओं का विरोध द्विवेदी युग में हुआ। आप देखें कि इस काल में कवियों ने नारी के महत्व को समझा, उस पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया और उसको जागृत करते हुए लिखा, आर्य जगत में पुनः जननी निज जीवन ज्योति जगाओ। श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं। नारी भी लोकहित की आराधना करने वाली बन गई। तभी तो प्रिय प्रवास की राधा कहती है, प्यारे जीवे जग हित करें गेह चाहे नाव। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये समस्त उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि नारी के गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रयास द्विवेदी युगीन कवियों ने किया। द्विवेदी युगीन कवियों ने नर में नारायण की परिकल्पना की, मनुष्य में ही ईश्वर की तलाश की। इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्त परिस्थितियों ने ही इस युग के कवि को
नर में दिव्य दर्शन हेतु विवश किया, बल्कि उसे नए बौद्धिक आलोक के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य जीवन की सद्गति बुतपरस्ती की जगह किसी सुखिया की चाह को समझने में देखी गई। ईश्वर का घर किसी मंदिर या देवालय में ना पाकर किसी आर्त हृदय में द्विवेदी युगीन कवियों ने पाया। वैष्णव आस्तिक गुप्त जी के कवि ने अपने आराध्य से प्रश्न किया, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? न सही, किंतु हमें स्वयं को सामान्य मनुष्य बनकर अधोगति की ओर क्यों जाना चाहिए? हम क्यों न स्वयं के पुरुषोत्तम स्वरूप को अपनी अंतश्चेतना में विकसित करें और आदर्श समाज राज्य की स्थापना करें। राम और कृष्ण का नायकत्व और नरावतार नव बौद्धिक चेतना के अतिरिक्त राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी उपजा था, बल्कि अंतर्भुक्त था। प्रिय प्रवास की राधा कृष्ण के मथुरा प्रवास पर विरह कातर और मर्मांतिक वेदना से भरी है, किंतु क्या उसे अपने वैयक्तिक प्रेम की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण के विश्व कल्याण और लोक सेवक उद्देश्य से प्रेरित राजनीतिक अभियान में बाधा बनना चाहिए? यदि अपने प्रेमी जनों को मोहबद्ध होकर प्रिय पात्रों ने मोह पास में बांध रखा, तब राष्ट्रीय संघर्ष का क्या होगा? राधा चेतती है और चिर कौमार्य धारण कर लोक सेवा के लिए संकल्पित होती है। प्यारे आवे सुबयन कहें, प्यार से गोद लेवे, ठंडे होवे नयन, दुख हो दूर मैं मोद पाऊँ। ये भी हैं भाव ममूर के, और ये भाव भी हैं प्यारे जीवे, जगहित करे गेह चाहे ना आवे। तो ये नर में नारायण की परिकल्पना हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आदर्श और नीति की बात द्विवेदी युग में की गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि द्विवेदी युग के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि यह इतिवृत्तात्मक काव्य था। इसमें आदर्श और बौद्धिकता की प्रधानता थी, और ये सच भी है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। इस युग के अधिकांश कवि एक और तो प्राचीन ग्रंथों की महिमा, प्रेम की महिमा, मेघ के गुणदोष, कुनैन, मच्छर, खटमल आदि शीर्षक से वस्तु वर्णन प्रधान कविताओं को रच रहे थे, और दूसरी ओर प्राचीन आख्यानों को नवीनता का पुट देकर उपस्थित किया जा रहा था। यद्यपि इस प्रकार की कुछ कविताएं मनोहारी हैं, हास्य विनोदात्मक हैं, किंतु अधिकतर नीरस हैं। इतिवृत्तात्मकता के कारण काव्य में नीरसता और शुष्कता आती गई, और यही कारण था कि द्विवेदी युग बहुत जल्दी समाप्त हो गया या इसे नकार दिया गया। सर्वत्र आदर्श की बात की गई, नीति की बात की गई, किन चीज़ों का जीवन में निषेध होना चाहिए उसकी बात की गई, किन चीज़ों को जीवन में शामिल करना चाहिए राष्ट्रहित में इसकी बात की गई, एक आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए व्यक्ति का उसका स्वरूप निर्धारित किया गया। तो ये आदर्श, नीति, उपदेश के दायरे में द्विवेदी युग का काव्य सिमट गया, जिसके कारण द्विवेदी युग का समापन बहुत जल्दी हो गया। द्विवेदी युग के काव्य में वर्णन में विविधता पाई जाती है। इस युग में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूपों की रचना हुई। प्रबंध रचना के क्षेत्र में इस युग के कवियों को बड़ी सफलता मिली। प्रिय प्रवास
वैदेही वनवास, साकेत, राचरित, चिंतामणि इस काल के महाकाव्य हैं। जयद्रथवध, पंचवटी, पथिक, स्वप्न आदि प्रमुख खंड काव्य हैं। मुक्तक और गीत भी लिखे गए, परंतु अधिक सफलता प्रबंध काव्य प्रणयन में ही मिली। विविध प्रकार के सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करके उसे नए कलेवर में इस काल में प्रस्तुत किया गया। यही कारण है कि इस काल के काव्य में कथा काव्य की प्रचुरता दिखाई देती है। काव्य लिखे गए तो उसमें एक कथा निबद्ध थी। द्विवेदी युग के काव्य में हम देखते हैं कि भाषा के स्तर पर भी परिवर्तन दिखाई देता है। भाषा के स्तर पर परिवर्तन इस प्रकार था कि भारतेंदु युग तक भाषा परिष्कृत नहीं थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी और कामता प्रसाद गुरु के प्रयासों से द्विवेदी युग की भाषा संस्कारित हुई, जिसे तत्सम युक्त शब्दावली कहा जाए, उसका प्रयोग द्विवेदी युग में प्रारंभ हुआ। द्विवेदी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस समय में साहित्य के समस्त रूपों में खड़ी बोली का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ। खड़ी बोली का रूखापन भी धीरे धीरे समाप्त हुआ। खड़ी बोली भारतवर्ष में एक रूप ढंग से प्रयुक्त होने लगी। हरदेव बारी ने एक जगह लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त ने भाषा को लाक्षणिकता प्रदान की, ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने प्रवाह दिया, स्नेही ने उसे प्रभावशालिनी बनाया और रूपनारायण पांडे, मनन द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय आदि ने उसका परिष्कार तथा प्रचार करके आधुनिक हिंदी काव्य को सुदृढ़ किया। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उस काल के जो कवि थे वो भाषा और व्याकरण के स्तर पर भी काम कर रहे थे और भाषा की शुद्धता पर बल देते थे। इसके बाद द्विवेदी युग की एक अन्य विशेषता है छंद की अनेक रूपता। इस काल में विविध छंदों को अपनाया गया। पुराने छंद, मात्रा छंदों की प्रधानता थी। श्रीधर पाठक जैसे कवियों ने कुछ नए छंद, मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया। तो छंद के स्तर पर द्विवेदी युग में व्यापक प्रयोग किए गए। हालांकि भारतेंदु युग में भी छंद वैविध्य देखने को मिलता है। संस्कृत के वर्णिक छंदों से लेकर उर्दू गज़लों तक का प्रयोग भारतेंदु युग में हुआ था। द्विवेदी युग में कुछ ज़्यादा प्रयोग किए गए। रोला, कुंडलियाँ, सोरठा, छप्पय, गीतिका, हरदी गीतिका, ताटंक, लावनी आदि छंद कवि कौशल के प्रमाण बने। दोहा, कवित्त, सवैया तो पहले से लिखे ही जा रहे थे। प्रयोग के संदर्भ में विशेषीकरण की प्रवृत्ति एक और उल्लेखनीय बात थी। हरिऔध वर्णिक छंद और तथा उर्दू शैली के चौपदे, गुप्त जी हरिगीतिका, शंकर कवित्त, गोपाल शरण सिंह कवित्त सवैया और पूर्ण जी कुंडलियाँ लिखने में सिद्धहस्त थे। तो ये द्विवेदी युग की कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। द्विवेदी युग 1893 से 1918 तक चलता रहा। इसी बीच
हमने देश की आज़ादी की लड़ाई बड़े ज़ोर शोर से लड़ी और द्विवेदी युग के समस्त कवियों ने हमारे अंतर्मन में देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति का संचार करने का काम किया। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।